अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हमने पढ़ा पहले सारे 5 हेड्स पढ़े, फिर उनके बाकी रेफरेंस पढ़े। फिर ये सारा पढ़ने के बाद हमने पढ़ा जी हम रिटर्न कैसे फ़ाइल करें, रिटर्न में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वेल स्टेटमेंट ये वो सारा कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम कौन से रिकॉर्ड रखें और हमारा ऑडिट वगैरह कैसे हो सकता है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हमें नोटिस आएगा, फिर शोकाज़ नोटिस आएगा और हम उसके खिलाफ अपील वगैरह में जाएँगे। ये सारे प्रोसीजर हमने पढ़ लिए, ठीक है? अब इससे अगली जो बात है वो ये कि जब हमारे खिलाफ अगर कोई हमने नोटिस आया, शोकाज़ नोटिस आया और उसके बाद जनाब हमें लग रहा है कि जनाब उसने जो ऑर्डर हमें भिजवा दिया, वो अमेंडेड असेसमेंट का हो सकता है, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, वो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो जनाब ये तो गलत है। तो हम अपील में चले जाते हैं, उसके खिलाफ उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में चले जाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो अपील से रिलेट करता है। जी, हम अपील में जा रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, एडिशनल कमिश्नर का या असिस्टेंट कमिश्नर का हमें ऑर्डर पसंद नहीं आया, ठीक है? वो क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं मैंने आपको बता दी। अमेंडेड असेसमेंट है, आपका कोई इनकम उसने ज़्यादा कर दी है, उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दी आपके खिलाफ, आपकी जो इनकम नहीं बनती थी वो आपको दे दी है और उसने ऑर्डर दिया है जिसमें 2 जमा 2 5 लिखा हुआ है और वो उसको करेक्ट नहीं कर रहा। ये सारी बातें आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा ये टॉपिक है आज का अपील। जी जनाब। अब अपील के 3 से 4 फोरम हैं, 5 फोरम हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक है कमिश्नर CIR कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। अब तक जो हमारा वास्ता पड़ता था वो सिंपल CIR कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से पड़ता था। अब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के फैसले की खिलाफ अपील जो है हम कमिश्नर अपील के पास करें। उससे ऊपर वाला है ATIR एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। जनाब ये उससे ऊपर है और उसके ऊपर है हाई कोर्ट और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपको पता है हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो जनाब ये 4 फोरम हैं। इनके दरमियान जब एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं तो आपको ऑफर करता है आप किसी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास भी जा सकते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट है वो चूँकि फाइनेंस एक्ट से ये ना डिलीट हो गया सुप्रीम कोर्ट का कोर्स, फाइनेंस एक्ट आई थिंक 2005 से। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो हमारे आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका होता है। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही थी, उन्होंने कहा वही वाला प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास 4 चीज़ें हैं, हम कमिश्नर अपील को पढ़ेंगे, हम एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को पढ़ेंगे, हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे और हम कौन से वाला अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को पढ़ेंगे। तो जनाब हमने इन 3 को पढ़ना है। अब थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दे दूँ, कुछ चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आपको ये वाला टॉपिक समझ आए। नंबर 1 कमिश्नर अपील, ठीक है? अगर आपकी इनकम पे जो टैक्स है वो या जो आपने रिफंड क्लेम किया है और उसने आपको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या इस तरह का जो भी है, वो 20 मिलियन से कम है। आपका रोला जो है वो 20 मिलियन से कम है, आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो है 20 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप सीधे एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास जाएंगे। 2 बातें हो गई। 20 से कम है तो पहले वाले पे, और अगर 21 से कम है तो डायरेक्टली आप अपील करेंगे। 21 से ज़्यादा है, कम है तो कमिश्नर अपील के पास और ज़्यादा है तो एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास डायरेक्टली जाएंगे। अगर आप जो है गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज भी उसको कहते हैं, तो उस पे कुछ डायरेक्ट वो डायरेक्ट एक तो इनके पास जाते हैं
और वो हाई कोर्ट में जाने से पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल ये ADRC के पास जाते हैं, यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाते हैं, उन पे अलहदा लगेंगे। जहाँ पे ये आएगा मैं अलहदा से बता दूंगा, बाकी मैं आपको नॉर्मल डिसीजन बताने लगा हूँ जी। आपका 20 मिलियन से कम है और आपके खिलाफ आ गया फैसला किसका, कमिश्नर अपील का, यानी आपको पसंद नहीं आया, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। और अगर कमिश्नर को, यानी कमिश्नर जिसके खिलाफ जा रहे हैं, कमिश्नर अपील जिसके पास जा रहे हैं, कमिश्नर अपील ने फैसला दिया और कमिश्नर को पसंद नहीं आया, या एडिशनल कमिश्नर जिनके खिलाफ आप आए थे, तो वो भी किस में जा सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में जा सकते हैं। थोड़ा गंभीर हो रही है सूरत हाल, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है तो डायरेक्टली अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अगर कम है तो आप जो है कमिश्नर अपील के पास जाते हैं। कमिश्नर अपील के पास जाते हैं जो है कमिश्नर के फैसले के अगेंस्ट, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इनके फैसले के खिलाफ। ठीक हो गया। अब कम का है और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील का फैसला आ गया, आपको पसंद है तो ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास चले जाए। और अगर कमिश्नर को पसंद नहीं है जिसके खिलाफ आप यहाँ पे आए थे, तो वो भी आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जा सकता है। क्लियर हो गया। इनमें जिसके खिलाफ फैसला है उसको कहते हैं एग्रीव्ड। आपके खिलाफ फैसला है, आप एग्रीव्ड पार्टी हैं। अगर आपके आगे खिलाफ फैसला आया तब भी आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, लेकिन आगे अगर कमिश्नर के खिलाफ फैसला आया है जो FBR का था, उन्होंने उसको कहा है कि जनाब आपने गलत किया है, तो वो किसके पास जा सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे जी। अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आया, आपको पसंद है तो ओके है, और अगर आपको नहीं भी पसंद तो भी ये फाइनल है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। कब जा सकते हैं वो ज़रा देखेंगे। जनाब आपको फैसला पसंद नहीं है और दो तरह के फिर डिसीजन होंगे। एक है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक है जनाब क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर इन दोनों का मिक्स है तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोबारा से, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है आप नहीं जा सकते। यही लास्ट डिसीजन था। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, आगे बताएंगे। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है या दोनों का मिक्स है इनका, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ले जी, जब आप इनलैंड रेवेन्यू, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जाते हैं, तो आपका अगर कोई 50 मिलियन या इससे आगे देख लेंगे कि लिमिट है, अगर आपका बड़ा फैसला है तो वो आपको कहते हैं भाईजान आप चाहें तो अगर आप चाहें तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भी जा सकते हैं। पहली ही हेयरिंग पे आपको वो ऑफर देगा। अगर आप उसके ऑफर कबूल कर लेते हैं तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में चले जाएंगे, वरना आप अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में रहेंगे और उसके बाद उसका फैसला आपके हक में आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन कब, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या मिक्स हो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का। नहीं, ये तो हमें पता चल गया। अब आगे चलते हैं, ये वाली बातें हमें पता चल गई। आगे जाने से पहले, ठीक है, हम कुछ और टर्म्स हैं उनका पता कर लें। पहला, ये अपीलेट अथॉरिटी है, इनको देख लें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक और भी है, मैंने आपको बता दिया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, चीफ कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर होता है जी। आपने रिटर्न फाइल की और आपने 20 रुपए की टैक्सेबल इनकम रखी, ठीक है, ठीक है। और आपने 20 की इनकम रखी, उसने कहा नहीं जनाब 6 रुपए आपको मैं पेनल्टी लगाऊंगा। और कोई अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपने कंट्रीब्यूशन की, वो उसने ऐड कर दी। आपने कहा द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो उसने 2 ऐड कर लिया, तो उसने आपकी कितनी बना दी, 32। अब आपने कितनी बनाई हुई थी, 20, ठीक है, उसने कितनी बनाई, 32, तो उसमें से 20 निकाल दो, ले जी। अब आपको कहता है एक्स्ट्रा टैक्स पे करिए, किस पे, 12 पे। आपको ये पसंद है कमिश्नर का फैसला, एडिशनल कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर का, अगर तो आपको ये फैसला पसंद है तो ठीक है। अगर आपको ये फैसला पसंद नहीं है तो आप जाते हैं अपील में। अब ये
120 मिलियन है तो डायरेक्टली आप कमिश्नर सॉरी एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में जाते हैं। और अगर ये 12 मिलियन बन गया, यानी टैक्स की बात कर रहा हूँ, ये तो इनकम है ना, ठीक है, और ये 12 मिलियन अगर आपका टैक्स है तो आप जाएंगे कमिश्नर अपील के पास, कमिश्नर अपील के पास। चले, ये वाली बात समझ आ गई। अब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे, ठीक है। जब ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे तो उसमें आप क्या कहेंगे, भाईजान जो पेनाल्टी है वो गवर्नमेंट को मैंने नहीं पे की, ठीक है, सॉरी मैं इधर कह गया था, आपको पेनाल्टी है नहीं, आपने कोई पेनाल्टी एज एन एक्सपेंस, कोई फाइन, कोई पेनाल्टी आपने एक्सपेंस क्लेम किया होता, उसने ऐड बैक कर दिया। आप उसे बताएं भाईजान ग्राउंड्स ऑफ अपील बना रहे हैं, किस वजह से मैं जा रहा हूँ अपील के लिए, तो ग्राउंड्स बनाएं। तो वो कहता है भाईजान बात सुने, मैंने जो पेनाल्टी है ये गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आप मुझे क्यों डिसअलाउ कर रहे हैं। दूसरा ग्राउंड, प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज है, आपने उसको अनरिकॉग्नाइज करके वो कर दिया। और तीसरा ये कि जो बैड डेट है वो एक्चुअल है, मैं प्रोविजन नहीं है, ये बैड डेट एक्चुअल है, और एक्चुअल बैड डेट पे तो जो है हमें क्या मिलता है, ठीक है, हम एक्चुअल बैड डेट पे तो मुझे जो है डिडक्शन अलाउड है। इन बेस पे आप जा रहे हैं, तो आपको समझ आ गई ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है। चले, तो हम दोबारा से वो खाका बनाते हैं कि आप जाएंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास, ठीक है, और उसके बाद आप एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट में, और मीनवाइल आप जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास भी जा सकते हैं, ये फोरम है, ठीक है। अब आपको आया वो कि 12 मिलियन जमा कराओ या 120 मिलियन जमा कराओ, ठीक है। अब 12 मिलियन को हम ले लेते हैं कम वाला, क्योंकि 120 आएगा तो डायरेक्ट हम किधर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि 20 मिलियन से ज्यादा। ले जी, आप गए कमिश्नर अपील के पास, तो जनाब कोई लिमिट होगी टाइम की, कितने टाइम में आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप कमिश्नर अपील से किस में एपलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो कोई टाइम की लिमिट होगी, इतने टाइम में कर, वो हमने याद करना है। जब आप जाएंगे किधर हाई कोर्ट तो भी कोई टाइम की लिमिट होगी, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब भी कोई टाइम की लिमिट होगी। यानी इस फैसला जो कमिश्नर का है उसके खिलाफ कमिश्नर जा रहे हैं, कोई ना कोई टाइम होगा। जब कमिश्नर अपील का आपको फैसला पसंद नहीं आया और आप किस में जा रहे हैं, एपलेट ट्राइब्यूनल जा रहे हैं, तो भी कोई टाइम होगा। और जब आप किसके पास जा रहे हैं, जनाब हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो भी कोई टाइम होता है, ठीक है, 30 दिन 60 दिन जितने भी हम याद करेंगे, ये आपने अलहदा से याद कर। अब जब इधर जाएंगे तो क्या मुंह उठा के जाएंगे या कोई तरीका होगा, यस तरीका होगा, ठीक है। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसको फिल करते हैं, जमा कराते हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील जमा कराते हैं। ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको पता है, और क्या मैं ग्राउंड्स ऑफ अपील एक दफा जमा करा दूं और बाद में, यानी जब मैं ये डॉक्यूमेंट जमा करा दूंगा तो मुझे कुछ वो टाइम देंगे, इतने दिन बाद आपका फैसला सुना जाएगा, तो क्या मैं मजीद जमा करा सकता हूँ, यस जमा करा सकता हूँ, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे जी। ग्राउंड्स ऑफ अपील होते हैं, फिर जनाब फीस होती है, मुंह उठा के तो नहीं जाना, तो जनाब ये फीस, इसकी फीस, इसकी फीस, ये हम याद करें। इसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इसका प्रेस्क्राइब फॉर्म, इसका प्रेस्क्राइब फॉर्म, जब भी जाना है हमने याद करना है। इसके जनाब ग्राउंड्स क्या होंगे, जब इधर जाएंगे ये सारे जमा करवाने पड़ेंगे, और इधर भी ग्राउंड जमा कराने पड़ेंगे। चले, जब फी हो गई, आपने ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे प्रेस्क्राइब्ड मैनर क्या है, वो कहते हैं मैनुअल जमा कराओ, ऑनलाइन जमा कराओ, जो भी वो कहेगा, ये भी प्रेस्क्राइब मैनर के थ्रू, ये भी प्रेस्क्राइब मैनर के थ्रू, ये भी प्रेस्क्राइब मैनर के थ्रू। ये वाली बात समझ आ गई। चले, अब जनाब ये सारा पता चल गया, ठीक है, कोई आपका फैसला सुनेगा, यहाँ पे आपको पता है कमिश्नर अपील फैसला सुनेगा। एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में दो तरह के बंदे होते हैं, कोई अकाउंटेंट मेंबर होते हैं, कोई जज होते हैं। कौन एपलेट ट्राइब्यूनल मेंबर कब बन सकता है, एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ठीक है, तो उनको देख ले, ठीक है। और यार उसको पानी का क्या, अच्छा जना इसको आगे लेके चलते हैं,
ठीक है, इसी को आगे लेके चलते हैं। अब हमें पता चल गया प्रेस्क्राइब मैनर भी है। अच्छा, इसी तरह से हाई कोर्ट में जो बेंच बनता है उसमें कितने बंदे होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जनाब क्या हम एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं? एडजॉर्नमेंट से क्या मुराद है? जनाब मैं कहता हूँ यार अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो हमने देखा होगा इसमें एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं, फिर हमने देखा होगा इसमें एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं, इसमें एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे, ये हर जगह होगा, तीनों पे। अच्छा ये बताएं फिर जो फैसला आना है वो कितने दिनों में आना है? इसका डिसीजन, इसका डिसीजन और इसका डिसीजन कितने दिनों में आना है? फिर इसका डिसीजन आ गया तो कितने दिनों में आगे अपील कर सकते हैं, जिसको मैं टाइम कह रहा हूँ। ये चीजें मुश्तरका होंगी सब में। हमने ये वाला देख लिया, याद कर लिया, अब हमारे जहन में आ जाना चाहिए। मुश्तरका, नंबर 1 टाइम, नंबर 2 प्रेस्क्राइब्ड मैनर, नंबर 3 प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, नंबर 2 प्रेस्क्राइब्ड फी, नंबर टाइम अगले कितने दिनों के अंदर अंदर हमने जमा करवाना है, ये सारा कुछ। और कौन सुनेगा हमारी अपील को, क्या हम एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, जो है कितने बंदे होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो सब में आनी ही आनी है। तो जब हम पढ़ने लगे हैं कमिश्नर अपील, ठीक है, लें जी, तो फिर अब इसमें वो 3 सेक्शन बनाएगा। नंबर 1 हम जब अपील करने लगे हैं, चाहे कमिश्नर अपील को करने लगे हैं, चाहे जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू करने पड़े हैं, चाहे हम किसके पास जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास जा रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं, जब हम अपील करने लगे हैं, जब हम अपील करने लगे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, प्रेस्क्राइब मैनर, ये वो ये लिख लेंगे। उसके बाद प्रोसीजर होगा अपील का। प्रोसीजर क्या होगा, कौन सुनेगा, कितने दिन में अपील सुनी जानी है, क्या क्या डेट्स होंगी, क्या एडजॉर्नमेंट मिलनी है नहीं, डिसीजन कितने दिन में होगा, और आखिर में होगा उस डिसीजन में क्या होगा। डिसीजन में क्या क्या मतलब, वो आपने कहा 12 मिलियन देने हैं, तो वो कह सकता है भाई गलत कह रहे हो, कमिश्नर को कह सकता है गलत कह रहे हो, कोई उसने 12 मिलियन नहीं देने, बिल्कुल ही अनल कर दिया, खत्म कर दिया, पहला वो। दूसरा, वो कह सकता है भाईजान इसने 12 मिलियन नहीं देने, इसके तो 7 मिलियन बनते हैं, इसको कहते हैं मॉडिफाई कर देना। फिर जनाब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो ये भी कह सकता है कमिश्नर अपील यार तुमने, उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए, तुमने किस बेस पे फैसला दिया है, वो इसको वापस भी कर सकता है कि जाओ और दोबारा से, इसको कहते हैं रिमांड बैक, रिमांड, दोबारा से जाओ, कमिश्नर को कह सकता है कि इसको दोबारा से देखो भाई, ये तुमने अजीब तरह का फैसला दिया है, ना मैं इसको कम कर रहा हूं, ना ज्यादा कर रहा हूं, ना खत्म कर रहा हूं, दोबारा जाओ। तो ये 3 तरह के फैसले हो सकते हैं। चौथा फैसला क्या, 12 मिलियन को वो 14 मिलियन, कमिश्नर को कहता है यार ये 2-3 चीजें तुमने गौर किया ही नहीं, ये 14 मिलियन बनते हैं, तुमने 12 मिलियन, तो ले जी अब टैक्स पेयर फंस गया, टैक्स पेयर फंस गया 14 मिलियन। क्या 14 मिलियन वो बढ़ा सकता है? हम तो गए थे 12 को 11 करवाने, 12 को खत्म करवाने, 12 को 7 करवाने, कमिश्नर की शिकायत लेके, तो क्या वो इसको खत्म कर सकता है, सॉरी इसको बढ़ा सकता है 12 को 14? यस वो बढ़ा सकता है, लेकिन इस सूरत में वो टैक्स पेयर को इस मामले में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ये बात समझ आ गई? ले जी, हमने अप्लाई कर दिया, प्रोसीजर पढ़ लिया हमने, फैसला कैसा आएगा। अच्छा अब भाई फैसले के बाद की बात है, फैसले का वो भी वो हम खुद जाते हैं या हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, यानी वकील वगैरह जाते हैं, उस पर बहस होती है, वो भी कहते हैं गलत है, हम उनको कहते हैं वो गलत है, तो फिर फैसला आता है। फैसला आता है, फैसला कम करता है, ज़्यादा करता है, ख़त्म कर सकता है, रिमांड बैक कर सकता है, ये सारे। अब आ गई कमिश्नर पे, अगर उसने रिमांड बैक कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया, तो अब कमिश्नर को फैसला मिल गया, ओ भाई 12 मिलियन नहीं इसको 7 मिलियन करो, तो अब कमिश्नर एक ऑर्डर इशू करेगा जिसको कहेंगे अपील अफेक्ट ऑर्डर। अपील के बाद कमिश्नर अपील, हाई कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, जो भी है वो कमिश्नर को हुक्म दे रहे हैं 12 को 7 करो, 12 को खत्म करो, 12 को 14 करो, 12 को 6 करो, जो भी है। इस सूरत में कमिश्नर एक ऑर्डर इशू करेगा जिसको कहेंगे अपील अफेक्ट ऑर्डर। तो अपील अफेक्ट ऑर्डर
ये जो अपील में जो कुछ बताया गया है इसको सेट करो। अब इसकी भी कोई टाइम होगा, साल 2 साल, वो हमने टाइम याद करनी है, साथ साथ मैं पढ़ता जाऊँगा। कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं आपको करा दूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले। अच्छा, जब कोई आपको कमिश्नर का नोटिस आता है तो उसमें 2 तरह का हो सकता है। नंबर 1 कि वो होगा पैसों के मुतालिक। नंबर 2 वो किसी और मुताबिक हो सकता है, जैसे उसने आपकी ज्यूरिसडिक्शन चेंज कर दी और आप तंग हैं कि जनाब ये। अब जो पैसों वाला होता है उसमें डिमांड नोटिस होता है, डिमांड नोटिस साथ आता है, इसको जमा कराएं जाके पैसे। और जो इसके पैसों के अलावा कोई मामला होता है उसके साथ डिमांड नोटिस नहीं आता। ये वाली बात समझ आ गई? ओके, आगे चलते हैं। फिर जनाब आप वो कहता है अगली बात, जब भी आप कमिश्नर के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं कमिश्नर अपील में, तो भाई आप पैसे जमा करवा के जाएं। यानी उसने कहा 12 मिलियन, तो 12 मिलियन जमा करवा के आप अपील में जाएं। आप नहीं जमा करवाना चाहते, आपको लगता है कि जनाब ये तो बड़ा मसला है मेरे लिए, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, तो आप स्टे ले सकते हैं। और जब आप कमिश्नर अपील के खिलाफ जा रहे हैं, फैसले के खिलाफ जा रहे हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में, तो भी आप ये पैसे जमा करवा के जाएं। अगर जमा नहीं करवा सकते तो फिर स्टे लें। अब स्टे कितने दिनों का होगा वो भी हम पढ़ेंगे, यही चीज़ें हमने याद करनी। आगे चलते हैं। एडजॉर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर फैसला आता है एओपी के खिलाफ, तो एओपी की जो इनकम है वो कम ज़्यादा होगी, तो साथ में जो उसके पार्टनर या मेंबर्स हैं उनकी भी इनकम कम ज़्यादा होगी। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि एओपी का जो खिलाफ जब फैसला आएगा तो साथ में उसके पार्टनर की इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एओपी का डायरेक्ट प्रॉफिट किधर जाता है, जो है उनके पार्टनर की इनकम में ऐड होता है। चलें, फिर कौन से वाला, कुछ और टर्मिनोलॉजीज एक दो हैं, जैसे एक आया था टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024, ये 2024 एक्ट आया था। इसके बाद जितने फैसले वो इसके मुताबिक, इससे पहले जो वाले जो फैसले हैं वो पहले के मुताबिक। अब जो अपीलें चल रही हैं आजकल वो कुछ पहले की होंगी कुछ बाद की होंगी, तो इसका इम्पैक्ट भी हमने देखना है। और कोई, चले अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, हमारे लिए चीज़ें अब बेहतर हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ले जी, सबसे पहले जो है वही वाली बात लिखी हुई है, अगर 20 मिलियन से कम है तो आप कमिश्नर उसके पास जाओगे, और अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली। उसके बाद अगली बात ये लिखी हुई है कि जनाब ये अपील टू कमिश्नर अपील, उससे आगे अगर हम जाएं तो उसी कमिश्नर अपील के साथ है जो उसका प्रोसीजर क्या होगा और फिर उसका डिसीजन क्या होगा कमिश्नर अपील का। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जनाब हम आगे पढ़ते हैं, वो कहते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट। अब एपलेट ट्राइब्यूनल की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये 130 में बताया गया कौन बंदे होते हैं। फिर हम जब उसको अपील करेंगे और फिर क्या है उसका डिसीजन कैसे आएगा, अपील करेंगे प्रोसीजर फिर डिसीजन, ये आ गया है। उसके बाद ये रेफरेंस टू हाई कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जब ख़त्म होगा तो फिर शुरू हो जाते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। चले, हमें पता चल गया हम क्या करने पर जा रहे हैं। जिन कोई नई टर्म्स आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा, वरना आपको चीज़ें अब पता चल गई हैं। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं। हमें माइंड मैप भी बन गया है चीज़ों का, पता भी चल गया है थोड़ी थोड़ी चीज़ों का। चलें, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द, कौन से वाला, दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस में कहीं और कुछ लिखा गया हो तो उसको देख लें, वरना एन अपील टू द कमिश्नर अपील शैल लाई इफ द वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स, असेसमेंट ऑफ टैक्स यानी जो टैक्स का उन्होंने आपसे कहा कि जमा कराओ या रिफंड का केस है और वो 20 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, हमें पता है। एन अपील ऑफ कमिश्नर एपलेट ट्राइब्यूनल शैल लाई बिफोर, कौन से वाला, अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू डायरेक्ट अगर एक्सीड कर रहा है 20 मिलियन से। आगे चलते हैं जनाब। इसके बाद वो बता रहा है कि जनाब रिफ़ंड से क्या मुराद है, आपका रिफ़ंड कम कर दिया
और असेसमेंट से क्या मुराद है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ा दी गई, ये हमें पहले पता है। वो कह रहा है अ पर्सन और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, अ पर्सन आम बंदा और ऑफिसर ऑफ इनलैंड अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील, वो ऊपर वाले में मे फाइल रेफरेंस बिफोर, आप डायरेक्टली किस में जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। और ये क्या कहा गया, एक पावर दी गई है सेक्शन 126 ए सब सेक्शन 2 में। क्लियर हो गया, चलें आगे चलते हैं। ले जी जनाब, इससे आगे चलते हैं। यानी अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहें, जो है चाहे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जाना चाहे वो जा सकता है, एक सिंपल है। अ पर्सन और ऑफिसर ऑफ इनलैंड एग्रीव विद द ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इन अबव केस, जो ऊपर लिखा गया है, में फाइल ए रिफ्लेक्शन, यानी कि आप कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये नया कानून आया था। और आप एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये तो पहले भी होता था। खैर, द केस पेंडिंग बिफोर कौन से वाला, कमिश्नर अपील हैविंग द वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स और रिफंड एक्सीडिंग 20%, जो 31 दिसंबर 2024 यानी फाइनेंस एक्ट जो आया था 2024 वाला, उससे पहले वाले, वो भी एपलेट ट्राइब्यूनल चले जाएंगे। अब आप कहेंगे ये क्या बला है भाई, 20 मिलियन से ज्यादा के, ये जो कानून आया था ना 20 मिलियन, ये 31 दिसंबर 2024 के आसपास आया था। उससे पहले कुछ फैसले ऐसे भी होंगे, यानी मेरी 100 मिलियन है, 120 मिलियन है, और वो पहले पड़ा था कमिश्नर अपील के पास, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आया ना 120 मिलियन वाला, ठीक है। तो वो सारे अब किधर चले गए, 31 दिसंबर से को या उससे पहले वाले, वो सारे के सारे किधर चले जाएंगे, अब वो भी एपलेट ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे, ठीक है। ऑल केसेस ट्रांसफर, ये वाले केसेस ट्रांसफर फ्रॉम कमिश्नर अपील टू कमिश्नर अपील शैल बी डिसाइडेड बाय द एपलेट ट्राइब्यूनल, जो कि 90 दिन का पीरियड होता है। नीचे अब जब पढ़ेंगे एपलेट ट्राइब्यूनल इंडियन रेवेन्यू अपना फैसला उसने 90 दिन के अंदर करना, तो इनका फैसला भी जो है जिस दिन ट्रांसफर हुए उसके 90 दिन के अंदर अंदर करना हो। चले, ये तो हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने असल उसकी तरफ, अपील टू कमिश्नर अपील, सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू अपील टू, हम कमिश्नर अपील के पास कब जा सकते हैं, या फर्स्ट फॉरम ऑफ अपील कौन से वाला है, कमिश्नर अपील। ले जी, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 26A, क्योंकि उसमें बाज दफ़ा कहा गया 26A में कि आप जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। और जनाब उसमें कहा गया अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है तो आप एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। जी, हमें समझ आ गया। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, हैविंग इम्पैक्ट लेस देन 20 मिलियन पास बाई कमिश्नर या उसका कोई ऑफिसर, फाइल एंड अपील टू कमिश्नर अपील। फैसले कौन कौन से हैं आए ज़रा देख लें। पहला है जनाब जो है 120 का सब सेक्शन 2A पढ़िएगा, वो कौन से वाला है। फिर कोई यानी अमेंडेड असेसमेंट टाइप कोई चीज़ होगी। फिर कौन से वाला, बेस्ट जज असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, ये 120 सेक्शन और 2A आपने खुद पढ़ना है। मुझे क्या बताइए कौन से वाला होता है, पढ़िएगा ज़रा ये असेसमेंट वाले टॉपिक में। वेयर द पर्सन इज हेल्ड पर्सनली लाइबल टू पे टैक्स, टैक्स किसी और का था, उसको कहा तुम पे करो, वो कहता मैं क्यों पे करूँ, मेरा बनता ही नहीं। वेयर ही इज डिक्लेयर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन, कोई नॉन रेजिडेंट था, उसको कहा भी तुम उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, तो नॉन रेजिडेंट तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा, तुम पकड़े गए हो, तुम टैक्स पे करो। अपील अफेक्ट ऑर्डर, यानी अपील से अपील की आपने और उन्होंने कमिश्नर को कहा जनाब इसका ऑर्डर चेंज करें, अपील इफेक्ट ऑर्डर आपको पता है। तो अब उसने जो ऑर्डर दिया आप उसे मुतमिन नहीं, आप कहें यार तुझे तो हाई कोर्ट ने कुछ और कहा था, तुम कुछ और लिख रहे थे। अपील इफेक्ट के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ भी आप जा सकते हैं। वेयर द कमिश्नर रिफ्यूजेस टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक, आप कहते हैं यार ये गलत है, 2 जमा 2 5 लिखे हुए हैं वगैरह वगैरह। एन ऑर्डर विच इन्हांसेस द असेसमेंट, रिड्यूस द रिफंड या इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ पर्सन, तो आप अपील में जा सकते हैं। कंडीशन क्या है, ठीक है, वो कहता है आप नहीं फाइल कर सकती अपील अगर आपने टैक्स नहीं पे किया। तो कैसे आप इससे बच सकते हैं, स्टे लेके, वो आपको पता है। रिक्वायरमेंट क्या है अपील फाइल करने की, कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे हो, कोई बना हुआ होगा जैसे रिटर्न का होता है, वेरीफाइड बाय इन प्रेस्क्राइब मैनर, उस पर अपने स्टैंप लगाई हुई है, साइन किए हुए हैं, ठीक है। कोई वो टिकट टुकट लगानी पड़ती है, वो लगाई है आपने, वेरीफाई। स्टेट द ग्राउंड ऑफ अपील हमें पता है,
और फ़ी भी पे कर दी हुई है। और अगर है असेसमेंट का, पैसों का खेल, तो कंपनी के केस में 5,000 फीस है और बाकी की 2,500। लेकिन अगर जैसे आपने कोई रेक्टिफिकेशन करानी है, ठीक है, आप कहते हैं मेरी जुरिस्डिक्शन क्यों चेंज कर दी भाई, ठीक है, तो इस सूरत में कंपनी के लिए 5,000 है और बाकी सब के लिए 1,000 रुपया फीस है। ये आप अपने याद करनी है। लें जी, और जो है ये हो गया, डी हो गया फ़ी, और फ़ी के आगे मैंने बता दिया कि किस तरह से होगी। और ई है जो है लिमिट्स। लिमिट्स क्या है जनाब, कब तक अपील फाइल कर सकते हैं। अगर तो असेसमेंट, तो जिस दिन आपको डिमांड नोटिस आया, पता है आपको डिमांड नोटिस क्या होता है, उसके 30 दिन। और अगर असेसमेंट नहीं है, यानी पैसे का मामला नहीं है, ठीक है, जो है फिर जो है जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व किया गया उसके 30 डेज के अंदर। असेसमेंट तो डिमांड नोटिस से 30 डेज, जिस दिन डिमांड नोटिस मिला, ठीक है। और जो है दूसरा है तो जिस दिन ऑर्डर मिला यानी सर्व किया गया उस दिन। बोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील के कोई बैनर बता सकता है, अब इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रही है तो वो बोर्ड की मसली है। कैन अपील अ फाइल टू द कमिश्नर अपील आफ्टर द प्रेस्क्राइब लिमिट, क्या 30 दिन गुजर जाएं डिमांड नोटिस या ऑर्डर के तो क्या हम फाइल कर सकते हैं? यस, हम फाइल कर सकते हैं अगर जो है अगर आपके पास कोई गुड कॉज है, जी मैं बीमार था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मुल्क से बाहर था, जो भी है। लें जी, ये फाइल हो गई। अब आ रहा है प्रोसीजर ऑफ अपील। अपील में क्या क्या होगा, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ एन अपील, कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे, कमिश्नर अपील गिव नोटिस ऑफ द डे ऑफ हेयरिंग टू द एप्लेंट, टैक्स पेयर और टू द कमिश्नर, ठीक है, समझ आ गई। इफ द कमिश्नर अपील थिंक्स दैट रिकवरी शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप, वो बेचारा कहाँ से पैसे इतने देगा, तो वो क्या दे सकता है, स्टे दे सकता है 30 दिन का। लेकिन स्टे देने से पहले कमिश्नर को सुनना पड़ेगा। कमिश्नर कहेगा नहीं सर जी स्टे ना दी, अच्छे खासे पैसे हैं इसके पास। कमिश्नर अपील में स्टे आ रिकवरी फॉर फर्दर कितने 30 डेज, पहले 30 दिन का, 30 दिन का मजीद भी हो सकता है। डेज आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी, इस दफा भी कमिश्नर को सुनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला स्टे दे दिया तो अब ऑर्डर भी 30 दिन के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा। पहला स्टे कोई मसला नहीं, दे सकता, लेकिन सुनेगा। दूसरा स्टे 30 दिन का दे सकता है, कमिश्नर को सुनेगा, साथ में अब अगले 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो फिर फैसला भी देना पड़ेगा। ओके, नहीं जी, तो फिर कमिश्नर अपील मे एडजॉर्न हेयरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो सारे इतने सारे केसेस होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, पहले कहा 3 दिसंबर को तुम्हारा केस सुनूंगा, फिर कहते हैं नहीं यार 17 दिसंबर को सुनूंगा, फिर कहते हैं नहीं यार 21 को सुनूंगा, तो वो कर सकता है। Commissioner appeal may, before hearing an appeal, allow appellant to file any new ground if he is satisfied that it was not, कोई उसने जो है वो बाकी बातें तो उसने लिख दी, लेकिन जो है वो भूल गया कि जो प्रोविडेंट फंड वाली बात थी कि वो भी रिकॉग्नाइज है, वो वाली बात भूल गया, तो अब वो लिख सकता है। ओके, ग्राउंड यानी कर सकता है, मैं पहले आपको बता गया। कमिश्नर अपील में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील कॉल पर्टिकुलर मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर, ठीक है, ठीक है। तो कमिश्नर अपील फैसला करने से पहले कुछ मजीद चीज़ें भी मंगवा सकता है, कमिश्नर को कह सकता है यार इसकी मजीद इंक्वायरी करो, कर सकता है। कैन आ कमिश्नर अपील एक्सेप्ट एनी एविडेंस दैट वाज नॉट प्रोड्यूस, यानी आपको जब कमिश्नर की तरफ से, कमिश्नर अपील नहीं, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर की तरफ से जब आपको नोटिस आया तो आपने जो भी अपने हक में कहना था वो पहले कह देते ना। अब आप कहते हैं ये देखो मेरे पास रसीद है, तो वो कहते हैं ये रसीद कमिश्नर को देते तो तुम्हारे खिलाफ फैसला ही ना करता, तो वो वाली बात करना है। विच वॉज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर, कमिश्नर अपील शैल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट विच वॉज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर, हाउएवर ही मे एक्सेप्ट इफ देयर वाज रीजनेबल कॉज। सर जी मैं तो ये उनको दे रहा था, वो ले ही नहीं रहे थे। अब टैक्स पेयर कह रहा है, एप्लेंट कह रहा है सर मैं तो इनको दे रहा था, वो ले ही नहीं रहे थे, ठीक है। वो कहेगा अच्छा अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ इस रसीद को। डिसीजन ऑफ अपील, विच टाइप ऑफ डिसीजन जो है वो एट द टाइम ऑफ डिसीजन के वो कर सकता है। इन डिसाइडिंग डिस्पोजिंग ऑफ द अपील कमिश्नर अपील में मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, नहीं 12 मिलियन पे करो, मुझे नहीं पता 12 मिलियन ही पे करो, मॉडिफाई नहीं 7 कर दो, 6 कर दो, अनल कैंसल,
नहीं नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना, सब बकवास है, नहीं करना। द असेसमेंट ऑर्डर, जो असेसमेंट ऑर्डर आया था उसको या कंफर्म कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है या नल कर सकता है। लें जी, आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस एंड जो है इंक्वायरीज वगैरह और बाकी चीज़ों को देख के वो ये कर सकता है। आगे चलते हैं। इन अदर केस मेक सच एन ऑर्डर, अगर वो असेसमेंट का है ही नहीं तो फिर क्या कर सकता है, जो उसका दिल चाहे वो। कैन कमिश्नर अपील इंक्रीज द अमाउंट ऑफ असेसमेंट, 12 को 14 मिलियन कर सकता है, यस कर सकता है। इंक्रीज द असेसमेंट या रिफंड को कम कर सकता है, यानी 12 को 14 मिलियन कर सकते हैं, और अगर रिफंड लेना था तो रिफंड को अमाउंट को कम कर सकता है, यानी टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, यस पहुंचा सकता है। इफ ही इज प्रोवाइडिंग एप्लेंट टैक्स पेयर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, उसको अगर सुनेगा जरूर। लेनी वो पहली वाली बात जो मैं बता दूं, इफ केस ऑफ डिसीजन अपील एनी चेंज इज मेड इन द असेसमेंट ऑफ एओपी और न्यू असेसमेंट ऑफ एओपी इज ऑर्डर, कोई नया आई है, चेंज आई है, यानी उसके चेंज हो गया, द कमिश्नर अपील शैल ऑथराइज कमिश्नर टू अमेंड द असेसमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ एओपी आल्सो। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट फॉर अमेंडिंग ऑर्डर असेसमेंट, यूजली क्या होता है, साल या 2 साल के अंदर अंदर आपने जो है नया ऑर्डर इशू करना है अमेंडेड असेसमेंट, यानी कमिश्नर अपील ने उसको कहा कि एबीसी जो है एओपी है, अपील इफेक्ट ऑर्डर निकालो, मेरे ख्याल साल 2 साल के अंदर निकालना होता है। लेकिन अगर उसकी वजह से उसके जो मेंबर्स हैं उनकी भी असेसमेंट चेंज होनी है, उनकी भी कमी बेशी होनी है, तो उस पे टाइम लिमिट नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिटेशन in which a commissioner is required to decide an appeal? Okay, after decision, commissioner appeal shall specify the amount of tax upheld and serve the order to the appellant, and जब डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, तो वो फैसला ऑर्डर भेजेगा एपलेट को और उधर कमिश्नर को। कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर 120 दिन ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, इसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकता है 60 दिन तक, लेकिन अगर दूसरी दफा स्टे दे दिया तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर उस स्टे से। ओके, फॉलोइंग टाइम विल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज, ये आपको पता है, ये 120 दिन या फर्दर 60 दिन ये इनमें शामिल नहीं होंगे। अगर एपलेट एडजॉर्नमेंट ले लेता है, मुझे 7 दिन का मोहलत दे दे, टैक्स पेयर कह रहा है, तो वो 7 दिन इन 120 में शामिल नहीं होंगे। या पोस्टपोन ड्यू टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चला गया तो वो जितने दिन वहां पे रहेगा उनमें ये 120 दिन प्लस 60 दिन काउंट नहीं होंगे। आगे चलते हैं। अब है एपलेट ट्राइब्यूनल। सबसे पहले एपलेट ट्राइब्यूनल में कौन कौन होंगे, कैसी होगी, उसके मेंबर कैसे होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, कब रिटायर होंगे, कब नया बोर्ड बनेगा, कब सब ये वगैरह वगैरह, ये पहले पढ़ने लें। अपॉइंटमेंट ऑफ एपलेट देयर शेड बी, अच्छा ये हुआ है टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया 2024, कुछ इससे पहले भी कानून थे। वो कहता है भाई अगर उस कानून के तहत कोई बने हुए मेंबर हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है, और अब नए बनेंगे, ठीक है, तो नए अब जो बनेंगे वो इस कानून के मुताबिक बनेंगे जो नीचे आने लगा है। चलें पढ़ते हैं। वो कहता है देयर शैल बी एस्टैब्लिश एन एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू टू बी कॉल्ड, ठीक है, जो है कौन से वाला, एपलेट ट्राइब्यूनल टू एक्सरसाइज द jurisdiction, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एग्जिस्टिंग मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल shall continue to hold office on the same terms and condition as prior to the commencement, ये जो कानून आया, till the completion of their terms, ये उन 2 साल के लिए थे, 3 साल के लिए थे, वो चलते रहेंगे, जो अनलेस रिजाइन आर रिमूव्ड अर्लियर, तो अपनी टर्म पूरी करेंगे। अब जो नए बंदे आएंगे वो किसकी तरह आ जाएंगे, इस कानून के मुताबिक। आपके लिए ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरेटिकली ना प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली तो खैर है, थ्योरेटिकली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा 1 को। अब आते हैं 2 पे, ले जी। There shall the appellate tribunal shall consist of the member and chairman as appointed by the federal government as per the need of tribunal। ये यहाँ से अब बात शुरू होती है।
A person shall be appointed as a member of appellate tribunal if he एडवोकेट है हाई कोर्ट का और 15 साल से काम कर रहा है हाई कोर्ट के उसके मुताबिक और उसकी कोई और क्वालिफिकेशन होगी प्रेस्क्राइब वो हो। दूसरा मेंबर होगा 10 साल का प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहा हो चार्टर्ड अकाउंटेंट और 10 साल की प्रैक्टिस कर रहा हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट 21वें ग्रेड का ऑफिसर हो या 20वें ग्रेड का ऑफिसर हो इनलैंड रेवेन्यू का, ठीक है, और 3 साल वो इस 20वें ग्रेड में गुजार चुका हो। ये बंदे जो है मेंबर बन सकते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल का, जो कि अब फिर बाद में केस सुनेंगे। फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एनी मेंबर पोजेसिंग क्वालिफिकेशन एज ए चेयर, जिसकी ये क्वालिफिकेशन ऊपर वाली होंगी उनके मेंबर बनाएंगे, उन्हीं मेंबर में से क्या बना देंगे चेयरमैन। द चेयरमैन शैल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years एंड फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट चेयरमैन फॉर फर्दर टर्म्स आर वेर 4 या 5 साल तक भी लेके जा सकते हैं। द मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन शैल होल्ड ऑफिस एट द एज ऑफ 62 years, ठीक है, मेंबर और चेयरमैन 62 साल तक रहेंगे। एंड द मेंबर फॉलोइंग अंडर कौन से वाला, जो डी से ई है सब सेक्शन 3 और इसके डी एंड ई कौन से वाले, ये जो 21वें ग्रेड वाला और 20वें ग्रेड वाला है, ऊपर वालों के लिए 62 साल है। shall cease to hold office at the rate of superannuation at the age of superannuation। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपकी एज होती है रिटायरमेंट की, उसको एज ऑफ सुपरएनुएशन कहते हैं। अब उसको पहले वो 60 साल थी, अब उसको कुछ कह रहे हैं 62 करने लगे हैं, कुछ की जगह वो 55 करने लगे, तो जो भी होगी, यानी ये ऊपर वाले सारे रिटायर हो जाएंगे 62 में, और जो मेंबर होंगे कौन से वाले, डी और ई वाले, यानी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है, ये अपनी एज ऑफ सुपरएनुएशन यानी जो रिटायरमेंट की इनकी महकमे की एज होती है उसके मुताबिक करेंगे। 62 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। चले खैर जनाब, अ मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन मे रिजाइन और मे बी जो है रिमूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म और अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, ठीक है, समझ आ गई। इट विल बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी तो उसकी परफॉर्मेंस देखती है, अगर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं हो तो उसको रिमूव भी करा सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट, कि वो सही काम नहीं कर रहा तो जो है उसको वो रिमूव कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल रेवेन्यू, constitution of bench, case management system, distribution of cases shall be regulated by these rules। the rules जो ऊपर रूल्स बने गए हैं उनके मुताबिक होंगे, कब कहाँ पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे चलते, अपील टू द एपलेट ट्राइब्यूनल। नहीं जी, हमें पता चल गया एपलेट ट्राइब्यूनल के बेंच कैसे बनते हैं। अब उसके अपील में जा रहे हैं, और ये सेकंड फोरम है, अगर 20 मिलियन है तो ये फर्स्ट फोरम है। आपको कमिश्नर अपील का फैसला पसंद नहीं आया या आप 20 मिलियन से ज़्यादा आपकी इनकम है, ठीक है, 20 मिलियन से आपकी ज़्यादा इनकम है तो सॉरी 20 मिलियन से, मैं बार बार गलत कह रहा हूँ, इधर मैं मैसेज देख रहा था मैनेजमेंट का। नहीं जी, अब 20 मिलियन से ज़्यादा का रोला है, यानी रिफंड जो उसने आपका काम किया है वो 20 मिलियन से ज़्यादा है, या आपकी जो टैक्स पे करने को कहा है वो 20 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपका ये पहला फोरम होगा। लें जी, आप इसमें अपील करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट टू द वो ज्यूरिसडिक्शन, वो एनी पर्सन अदर देन कौन से वाली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में आपको पहले बता चुका हूँ। एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर बाय एन ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू, अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है, या एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, ठीक है, इनलैंड रेवेन्यू में विद इन 30 days ऑफ द रिसीट। चलो आपको पता चल गया, इसका मतलब एपलेट ट्राइब्यूनल में भी 30 दिन के अंदर अंदर जो है ऑर्डर आए, जो है प्रेफर एन अपील टू जो है एपलेट ट्राइब्यूनल या रेफरेंस टू हाई कोर्ट। जैसे आपका हाई कोर्ट में जाना है, मैंने आपको बताया जा सकते हैं, और आप इसमें जो है वो आपने जाना है किसकी तरफ, एपलेट ट्राइब्यूनल। तो 30 दिन का टाइम है दोनों के लिए, तो हम एपलेट ट्राइब्यूनल पे ज़्यादा वो करेंगे। वो कहता है 134A का आगे कोई सेक्शन आएगा, ठीक है, तो वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं
वो इस सब सेक्शन के तहत भी अपील कर सकते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताया स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के कानून अलहदा होते हैं, जहाँ जहाँ पढ़ाएंगे मैं आपको बताता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? अपील प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे होगी, वेरीफाइड प्रेस्क्राइब्ड मैनर होगी, हमें परफॉर्म्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड फी होगी, ओके। और जो है प्रेफर टू द एपलेट ट्राइब्यूनल विद इन द 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑन द टैक्स पेयर। जिस दिन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। फी शैल बी 2000 इन केस ऑफ कंपनी, सब के लिए एक, और 5000 इन केस ऑफ अदर देन कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। कैन एन अपील बी फाइल्ड टू ATIR बिफोर द आफ्टर द प्रेस्क्राइब लिमिट? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल है, अगर उनको कोई रीजनेबल कॉज उनके पास मौजूद है, बिल्कुल वही वाला कानून है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिमांड रेज बाय द टैक्स पेयर? जो आप एपलेट ट्राइब्यूनल पे जा रहे हैं तो आपने जो पैसे देने थे, यानी कमिश्नर ने कहा था पैसे जमा कराओ, या अब अपील का फैसला आपके खिलाफ आया कमिश्नर अपील का, तो अब वो कहते हैं पैसे जमा कराओ। इवन वो कहते हैं भाईजान पैसे तो जमा कराने ही कराने पड़ेंगे, और नहीं करवाना चाहते स्टे ले लें, पता है हमें। However, on filing of application, applicable tribunal may giving an opportunity of being heard to the commissioner। आपको 90 दिन का स्टे, वहाँ पे 30 + 30 दिन का स्टे था, यहाँ पे 90। तो इस तरह से कंपैरिजन में एक वो शीट बनाते जाए, इसके चैप्टर के बिल्कुल आखिरी पेज पे वो शीट मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। द स्टे ऑर्डर शेल सीज, ठीक है, एंड कमिश्नर कैन रिकवर टैक्स इफ टैक्स पेयर डज नॉट फॉलो द हेयरिंग शेड्यूल ऑफ द अपील मेड बाय एपलेट ट्राइब्यूनल। तो नीचे हेयरिंग शेड्यूल आएगा, यानी जब वो कहते हैं कि आए हम आपका फैसला सुनते हैं, तो आपको वो डेट देते हैं, फलां को, जुम्मे को, 31 दिसंबर को, 17 जनवरी को, ये आपको शेड्यूल देंगे। अगर आपने शेड्यूल फॉलो ना किया, चाहे आपके पास 90 दिन का स्टे है, कमिश्नर आपसे पैसे रिकवर कर सकता है। शेड्यूल आपने फॉलो करना है। आगे चलते हैं। वेयर एन अपील इज नॉट डिसाइडेड विद इन द, जो है अब एपलेट ट्राइब्यूनल को भी टाइम दिया, मेरे ख्याल 90 दिन का होता है, ठीक है, खैर जो भी है, जितने का भी टाइम हो, अगर उसके दौरान नहीं कर सके तो फिर स्टे ऑर्डर शैल नॉट सीज टिल फाइनलाइजेशन। वैसे तो आपके पास 90 दिन का है, लेकिन 90 दिन का है तो कमिश्नर जो एपलेट ट्राइब्यूनल है उसने भी फैसला अपने प्रेस्क्राइब टाइम के दौरान करना है। अगर वो प्रेस्क्राइब टाइम के दौरान ना कर सके तो फिर आपके स्टे की मुद्दत भी चलती जाएगी। लेकिन ख्याल रखना है कि आपने जो शेड्यूल दिया गया था उसको फॉलो करना है। ले जी आगे चलते हैं। अब आ गया एपलेट ट्राइब्यूनल का कौन से वाला? एपलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन। एपलेट ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड कब? 90 दिन के अंदर अंदर। एपलेट अपील पेंडिंग बिफोर ATIR ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये जो अभी कानून आया है इसको 180 दिन के अंदर अंदर करें, क्योंकि पहले होता था 180 दिन, फिर ये आया तो 90 दिन का टाइम हो गया। जब ये वाला फैसला ये वाला आया है एक्ट 2024 वाला, तो जो इससे पहले पढ़े थे, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, बिफोर जो पढ़े थे इनके साम इस डेट पे, तो उसका क्या करना है, ठीक है, उसका जो है 180 दिन है। वेयर अपील इज नॉट डिसाइड इन अबव पीरियड, 180 दिन या 90 दिन ना हुई तो भाई मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है उससे कंडोनेशन फर्दर मुझे मजीद टाइम दे दे, मजीद 90 दिन की, 90 दिन तक की वो जो है टाइम लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ अपील ATIR एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो है ब्रिंग टू द नोटिस टैक्स पेयर दैट एपलेट ट्राइब्यूनल, आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी जा सकते हैं, ये पहले उनको ऑफर करेंगे। इफ द टैक्स पेयर डिक्लाइन, अगर तो ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो वो तो एपलेट ट्राइब्यूनल जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो और चाहता है मैंने आपके साथ ही चलना है, तो फिर अब डेट फिक्स कर देंगे, जिसको मैं शेड्यूल कह दिया कि फलां दिन हेयरिंग होगी, फलां दिन डिसीजन होगा। लेकिन उससे टैक्स पेयर की भी मर्जी पूछेंगे और कमिश्नर से भी पूछेंगे। आप किस दिन होंगे? 31 दिसंबर। आप किस दिन होंगे? जनाब मैं तो 12 दिसंबर तक हो सकता हूँ। आप 12 दिसंबर तक हो सकते हैं? यस हो सकते। चलो फिर 12 फाइनल हो गई। अगली कब होगी? फलां दिन। अगली कब होगी? डिसीजन किस दिन होगा? जनाब डिसीजन होगा जो है वो 15 जनवरी को। आप होंगे? जी। आप होंगे? सर 16 जनवरी का नहीं, आप 16 जनवरी को होंगे? जी होंगे। तो इस तरह से ये डिसीजन हो जाएगा। अब शेड्यूल बन गया। अब अगर जो है उसने शेड्यूल फॉलो ना किया टैक्स पेयर ने, तो फिर वो स्टे खत्म हो सकता है। नहीं जी। एपलेट ट्राइब्यूनल शैल इंश्योर स्ट्रिक्ट अधेरेंस बाय द टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर
to the hearing schedule and shall hear the decide and decide the appeal on the date fixed. इन अपडेट के मुताबिक डिसीजन होगा। पहले होता था कभी टैक्स पेयर नहीं आया, कभी कमिश्नर नहीं आया, वो चलता रहता था काम 90 दिन, 180 दिन, उससे भी आगे। लें जी, adjournment shall be granted। इसमें आप चाहते हैं 15 को तो बड़ा मसला हो गया था मेरा, मैं बीमार पड़ गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मुल्क से बाहर चला गया, तो एडजॉर्नमेंट भी मिल सकती है, लेकिन ठीक है बहुत कंपेलिंग रीज़न हो जो है एपलेट ट्राइब्यूनल। और दूसरा जो अगली बात है वो बड़ी है, आपको 50,000 रुपये जो है वो पैसे जमा कराने पड़ेंगे, 50,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। वेयर अपील रिलेट्स टू एन असेसमेंट ऑर्डर, पैसे का मामला है भाई। एपलेट ट्राइब्यूनल में, ठीक है, मेक एन ऑर्डर टू अफॉर्म मॉडिफाई एन ऑल द असेसमेंट, रिमांड केस टू कमिश्नर, कमिश्नर को कह सकते हैं इसको ठीक करके लिया, या मेक ऑर्डर एज ट्राइब्यूनल डीम फिट, तो वो सारे काम कर सकते हैं जो पहले हमने किए हुए हैं। Appellant shall not increase the amount of assessment or decrease the amount of refund unless the opportunity of given to the taxpayer। पुरानी बात है। After the decision any change made AOP, तो AOP के जो है और इसमें टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी, पहले वाली बात है। When appeal relates to the decision other than assessment, jurisdiction का मामला था ये वो, द एपलेट ट्राइब्यूनल में मेक ऑर्डर टू अफर्म, जो भी आपका उसको जो अच्छा लगेगा वो फैसला करेगा। एपलेट ट्राइब्यूनल शैल कम्युनिकेट इस ऑर्डर टू द टैक्स पेयर एंड कमिश्नर, बिल्कुल जैसे पहले करते थे, ठीक है। जो है और अब 133 की जो सेक्शन की जो प्रोविज़न है, अगर वो अप्लाई नहीं होती तो ये डिसीजन क्या हो जाएगा, फाइनल, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स नहीं है तो ये फाइनल हो गया। क्या आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है तो जा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो अगर नहीं जा सकते। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है जी? उसने कहा तुम्हारी सैलरी इनकम 26 लाख है, आप कह रहे थे 21 लाख है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये फैसला कि 26 लाख है, 25 लाख है, 21 लाख है, ये एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का फाइनल है, इससे आगे नहीं जा सकते हाई कोर्ट में। लेकिन वो कहता है जनाब, अब क्वेश्चन ऑफ लॉ समझे, एक कानून से मुझे लगा कि जो गंदम बोई जाती है, ठीक है, इसको काटने वाले की भी ये इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है। वो कहते नहीं, इसको काटने वाले का ये बिजनेस है, क्योंकि वो तो काम ही यही करता है, गंदम काटता है, फसलें काटता है, ये तो उसका बिजनेस है। अब ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ को देखा जाएगा ये कौन सी इनकम है, ठीक है। इसी तरह से जनाब कोई भी लॉ में मैं लॉ को कुछ समझ रहा हूं, वो उस लॉ को कुछ और समझ रहा है, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो किसी एक में दोनों हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। अगर मिक्स्ड है और क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप किधर जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। वही टाइमिंग होगी, वही प्रोसीजर होगा, वही आगे कोई बेंच बुंच होगा जो सुनेगा, वही डिसीजन आएगा, फॉर्म करेंगे, वो करेंगे, वही स्टे का टाइम होगा, ये वो सारा कुछ एक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एंड टाइम लिमिटेशन for filing an appeal to the High Court, subject to the pecuniary jurisdiction mentioned section 126 है, जिसमें आप डायरेक्टली किस में जा सकते हैं। कुछ फैसले होते हैं जिनमें आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन आर द कमिश्नर, कमिश्नर को लगता है उसके खिलाफ गलत फैसला है तो भजन वो भी जा सकता है। एग्रीव्ड पर्सन में फाइल रेफरेंस इन हाई कोर्ट इन 30 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल और कमिश्नर अपील। वो जो कमिश्नर अपील से डायरेक्टली आप कुछ जगहों पे जा सकते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं। इट विल बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट, क्वेश्चन ऑफ लॉ है या इन दोनों का मिक्स है, लॉ और फैक्ट का, सिर्फ फैक्ट हो तो आप नहीं जा सकते। अराइजिंग आउट ऑफ द सच ऑर्डर, इस ऑर्डर से जो अराइज हो रहा है। द एप्लेंट शैल आल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल और कमिश्नर अपील विद इन द 15 days ऑफ द, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 30 days, और ये जो ट्राइब्यूनल और कमिश्नर अपील ने आपके खिलाफ फैसला किया, उनको जो रिकॉर्ड दिए वो सारे अब आपने हाई कोर्ट को देने हैं। क्लियर हो गया जी? एक्सप्लेनेशन को छोड़ दें, आगे चलते हैं। इन द अबव
स्टेटमेंट शेल सेट आउट द फैक्ट, जो आप देंगे, जो आपके ये जो आपने स्टेटमेंट दी, रिकॉर्ड दिया, बाकी चीज़ें दी, तो उसमें फैक्ट्स दिए जाएंगे। एपलेट ट्राइब्यूनल और कमिश्नर अपील ने आपके खिलाफ क्या फैसला दिया है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ या इन दोनों का मिक्स क्या है, ये सारा पहले बताना पड़ेगा। वेयर ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है, द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फिक्स है, तो वो केस सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। लें जी, A reference to the high court shall be heard, एक मिनट रोकिएगा, ठीक है। नहीं जनाब, a reference to high court shall be heard by special bench और special benches, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, constituted by chief justice, जैसे वहाँ पे बनाते थे और इसी तरह से यहाँ पे भी, comprising the at least 2 judges of high court, हाई कोर्ट के 2 जजेस कम 3 4 भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा बेंचेस भी सुन सकते हैं, ठीक है। और सब सिविल प्रोसीजर शैल अप्लाई, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। स्पेशल बेंच शैल डिसाइड द रेफरेंस, कब, 6 महीने के अंदर अंदर केस को डिसाइड करना है, जिस दिन फाइल करेंगे उससे 6 दिन। हाई कोर्ट शैल एस्टेब्लिश अ केस मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पेशल जो है बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट रेफरेंस फाइल्ड डिसाइड, तो 6 महीने के अंदर अंदर फैसले हो जाए, जितने बेंच बनाने हैं बना लें, फैसले 6 महीने के अंदर अंदर होंगे टैक्स के। हाई कोर्ट ऑन हेयरिंग द रेफरेंस शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, डिसाइड एंड पास द जजमेंट, डिसीजन दे देंगे। एपलेट ट्राइब्यूनल आर द कमिश्नर अपील अपील्स ऑर्डर शैल स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, जैसे वो फैसला देंगे तो पिछले जितने भी होंगे वो सारे मॉडिफाई होंगे, चेंज होंगे। High Court shall send a copy of judgment under the seal stamp of High Court to the appellate tribunal या कमिश्नर अपील उनको फैसला भेजेंगे। If the reference is made to the High Court, tax shall still be payable, जो appellate tribunal ने कहा या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने कहा। However, tax recovery not be made for the 30 days from the commencement of communication of the order, जो है however the tax recovery shall not be made for 30 days from the date of commencement order of the appellate tribunal or commissioner appeal। जब आपने कमिश्नर अपील ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया और आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, या आपके खिलाफ एपलेट ट्राइब्यूनल का फैसला आया और आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो 30 दिन के अंदर अंदर रिकवरी नहीं हो सकती, बाद में रिकवरी होगी। और अगर आपको लगता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील फाइल कर दी है, पैसे जमा कराएं, 30 दिन गुजर गए हैं, तो फिर जो है और टैक्स जो है वो क्या है, रिफंडेबल है। इफ़ द टैक्स इज रिसीव्ड इन द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ने जो टैक्स आपका कम कर दिया या आपको टैक्स रिफंडेबल है, हाई कोर्ट जो है कमिश्नर की एप्लीकेशन पे जो है जो जजमेंट का आएगा, तो वो कहेगा भाईजान मैं तो अपील में जा रहा हूँ, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो उसको ऑथराइज कर देगी भाईजान आप अभी उसको रिफंड ना पे करें। दोबारा से, ये थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मैं दोबारा बताता हूँ भाई। अगर किसी को रिफंड देना है, ठीक है, या टैक्स कम हो गया, कमिश्नर रोने लग गया, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर रोने लग गए, हम तो नहीं पे करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो यस, या तो उसको रिफंड में पे करो या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ अपील के लिए, ठीक है। चले, ऑन द एप्लीकेशन एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ जो है हर्ड या हेयरिंग टू कमिश्नर, हाई कोर्ट में स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स, जब आप हाई कोर्ट में आए थे तो आपने स्टे लेना था, वो जो पहले भी लेते थे, तो जो है ये लेकिन आपने पहले 30% जो है आपने पैसे जमा कराते हैं, ये पहले कभी भी नहीं था। जब आप स्टे के लिए जाते हैं तो आप पहले ऐसा कभी भी नहीं था कि आप 30% टैक्स जमा करें, यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो रिकवरी स्टेड बाय द हाई कोर्ट ने अगर रिकवरी दे दी, तो ये ऑर्डर जो स्टे वाला है वो 6 महीने में एक्सपायर होगा, लेकिन अगर उससे पहले डिसाइड हो गया या उन्होंने स्टे वापस ले लिया तो वो पहले ख़त्म हो जाएगा, वरना 6 महीने तक स्टे चलेगा, और 6 महीने के अंदर अंदर उसने फैसला भी दे देना है।
Section 5 of the limitation shall not apply application made to the high court. अच्छा, ऊपर वाली 5 limitation apply नहीं होगी. An application by the aggrieved person other than the commissioner shall be accompanied with the 50,000 फीस देनी पड़ेगी. आगे, application by the commissioner shall only be entertained और जो है on written authorization of the relevant chief commissioner. अगर application commissioner आई है उसकी तरफ से, कमिश्नर को एप्लीकेशन दी है तो उस चीफ कमिश्नर से साइन करवा के लाए. एक दो दफ़ा पढ़ेंगे ये तो समझ आएगा. हमारा आखिरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, 2005 के फाइनेंस एक्ट में डिसाइड हो गया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आ गया. अगला कौन सा है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADRC. एग्रीव्ड पर्सन विल अप्लाई टू द बोर्ड. एन एग्रीव्ड पर्सन अप्लाई टू द बोर्ड. कौन से वाला? जिसके रोले ही बड़े हैं वो जा रहा है. जनाब मैंने अपील में नहीं जाना, मैंने तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास जाना. कमेटी टू रिजॉल्व द हार्डशिप. अगर डिस्प्यूट है, 50 मिलियन से ज़्यादा लाइबिलिटी है या 50 मिलियन से ज़्यादा रिफंड का रोला है और वो चाहता है उसके साथ डिफ़ॉल्ट, सरचार्ज या पेनल्टी के वेव करे या कोई और रिलीफ चाहता है, ठीक है. अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ शुरू हो गई हैं तो फिर ये वाला कानून नहीं लगेगा. जैसे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली उसके खिलाफ चल रहे हैं तो वो फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में नहीं जा सकता. आगे पढ़ते हैं. इफ़ द एग्रीव्ड पर्सन इज, कौन से वाला है? स्टैंड ऑन एंटरप्राइजेज है तो फिर ये 50 लिमिट वाली नहीं है, आप बोर्ड के पास वैसे ही जा सकते हैं. क्लियर हो गया? ये इसी तरह से, ये सिर्फ पढ़ने इतना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है वो 50 मिलियन से कम पे भी हो तो वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास जा सकते हैं. ठीक, छोड़ दें इसको, आगे चल. प्रेपोजिशन एंड अंडरटेकिंग. कुछ आपसे लिखवाएंगे. क्या लिखवाएंगे? द एप्लीकेशन फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शैल बी अकम्पनीड इनिशियल प्रेपोजिशन फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट और साथ में पेमेंट ऑफर. मैं 6 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, मैं 25 करोड़ नहीं दे सकता, मैं 6 करोड़ देना चाहता हूँ. ये एक ऑफर भी होगी और सर मेरा बस मसला हल करवा दें, ये भी लिखा होगा. एक अंडरटेकिंग कि आपका जो मैं डिसीजन है वो एक्सेप्ट करूँगा और मैं जो है जब ये डिसीजन हो जाएगा तो मैं जो मेरी लिटिगेशन कमिश्नर अपील के पास चल रही है या अल्टरनेट एपलेट ट्रिब्यूनल इन रेवेन्यू के पास चल रही है, मैं वो वापस ले लूँगा. ठीक है. और जो है स्टेट जो कौन से वाली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है वो फौरी तौर पर इसको वापस ले लेती है और केस सुनाती है. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आया है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आगे चलते एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा. बोर्ड विल अपॉइंट अ कमेटी. बोर्ड के पास गया, अब बोर्ड एक कमेटी बना रहा है. इन 15 दिन ऑफ द एप्लीकेशन बोर्ड में अपॉइंट ए कमेटी जो कंप्राइज करेगी रिटायर्ड जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ, उसमें नंबर 1 पहला बंदा होगा हाई कोर्ट का, कोई रिटायर्ड जज होगा. ठीक है. जो कि जो है चेयरपर्सन भी होगा कमेटी का. ठीक है. अच्छा, चेयरमैन क्यों नहीं कहा? वो औरत भी हो सकती है. टू बी नोमिनेटेड बाय द बोर्ड, जो है फ्राम द पैनल नोटिफाइड बाय द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन. जैसे भी होगा वो एक पैनल बना लेते हैं लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, उनमें से एक बंदा निकालेंगे और उसको एक वो मेंबर होगा और दूसरा इसका चेयरपर्सन भी होगा. चीफ कमिश्नर इन एंड रेवेन्यू जिसकी वो जुरिस्डिक्शन होगी. फिर पर्सन टू बी नोमिनेटेड बाय द टैक्स पेयर, अपने भी कोई बंदे देगा जो है जो है वो उसके पास सामने बंदे रखेंगे, इनमें से अपने बंदे सेलेक्ट कर लो. चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है जिनके पास 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. लेकिन अगर वो ऐसा सीए नहीं कर सकता, ऐसा सीए जो कि उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके केसेस में खुद पेश होता है, वो बंदा नहीं, कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना है तो रख लो. ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज जो कि रिटायर हो चुका है 21वें स्केल से, बेसिक पे स्केल 21वें से ज़्यादा. फिर रिप्यूटेबल बिजनेसमैन नॉमिनेटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो सीसीआई की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कोई एक बिजनेसमैन वो भी होगा. तो ये 4-5 बंदे उस कमेटी में बन जाएंगे. ले जी, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर बाय द बोर्ड. ठीक है. बोर्ड शैल कम्युनिकेट
द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी टू द एग्रीव्ड पर्सन, उसको बताएंगे भाईजान कमेटी बन गई है। कोर्ट ऑफ लॉ या एपलेट अथॉरिटी जिसके खिलाफ जिसमें केस चल रहा है, चाहे कमिश्नर अपील के पास चल रहा है, चाहे जो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास चल रहा है, उनको क्या भिजवा देंगे, उनको भी ये ऑर्डर मिलाएंगे भाई कमेटी बन गई है, वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग एंड टू द कंसर्न कमिश्नर को भी। तो 3 बंदों को, यानी मैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास गया, मुझे पहुंच जाएगा, जिधर मैंने अपील फाइल की हुई है कमिश्नर अपील एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू उनके पास, और उधर जो कमिश्नर जिसके फैसले के खिलाफ मैं आया हूँ वो। डिसीजन बाय कमेटी, कमेटी कोई डिसीजन करेगी। द कमेटी शैल एग्जामिन द इशू एंड रिक्वायर्ड कंटेक्ट इंक्वायरी भी कर सकते हैं, सीक एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू और एनी अदर पर्सन टू कंडक्ट द ऑडिट, इसको ऑडिट करो हमारे लिए, एंड शैल डिसाइड द डिस्प्यूट बाय द मेजॉरिटी, यानी 5 बंदों में से 4 भी कह दें तो समझो डिसीजन हो गया, विद इन 45 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जो है अपॉइंटमेंट, जब वो कमेटी बनेगी उसके 45 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, और आज 15 दिन जो है मजीद भी ले सकती है, यानी 45 और 15 60 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। इज द कमेटी डिसीजन प्रेसिडेंट, जो है द डिसीजन बाय द कमेटी शैल नॉट बी साइटेड एज ए टेकन एनी अदर केस या सेम केस ऑफ द डिफरेंट टैक्स ईयर। तो भाई ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट आपको पता है क्या होता है, ये दूसरे फैसलों के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ये एक वन ऑफ एक्टिविटी है। स्टे ऑफ रिकवरी, द टैक्स रिकवरी शैल बी स्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, जब डिसीजन आ जाए या ये डिसॉल्व हो जाए तब तक ये स्टे मिलेगा। कमेटी डिसीजन बाइंडिंग, क्या कमेटी का डिसीजन सब पे बाइंडिंग है। द डिसीजन ऑफ कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर इफ द एग्रीव्ड पर्सन हैज़ विदड्रॉन अपील पेंडिंग, जो है वो अथॉरिटी, उससे मैंने अपील वापस ले ली और मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आ गया, हैज़ कम्युनिकेटेड द ऑर्डर ऑफ विड्रॉल टू द कमिश्नर, कमिश्नर को विड्रॉल का बता भी दिया था, अब उस कमिश्नर पे लाजमी हो जाएगा। इफ विड्रॉल ऑर्डर इज नॉट कम्युनिकेटेड द कमिश्नर विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमेटी, द डिसीजन ऑफ द कमेटी शेल नॉट बी बाइंडिंग। अब अगर कमिश्नर को पता ही नहीं है कि क्या फैसला आ चुका है तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर फिर वो जो है ये उस पर बाइंडिंग नहीं होगा, वो दोबारा भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। विड्रॉल ऑफ अपील बाय द कमिश्नर, द कमिश्नर शैल विड्रॉल अपील इफ एनी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, जो है या डिस्प्यूट विद इन 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्डर ऑफ विड्रॉल बाय द अग्रीव्ड पर्सन टू द कम्युनिकेशन। जी मैंने तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से जो है मैं तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आ गया हूँ, तो कमिश्नर भी अगर उसके खिलाफ कोई अपील पे चला गया था तो वो भी अपनी विड्रॉ कर लेगा। टैक्स पेमेंट, द एग्रीव्ड पर्सन शैल पे द टैक्स इन द टाइम डिसाइडेड बाय द कमेटी, चलो यार महीने के अंदर अंदर पैसे जमा कराओ, एंड ऑल प्रीवियस डिसीजन ऑर्डर शैल स्टैंड मॉडिफाई, बस सारे चीज़ें ख़त्म। इफ़ द कमेटी डज नॉट डिसाइड, कमेटी जो है 3 बंदे कुछ कह रहे हैं, 2 बंदे कुछ, सॉरी 3 बंदे कुछ कह रहे हैं, 3 बंदे कुछ और कह रहे हैं। If the committee does not decide कब 60 days, the board shall dissolve the committee and matter will be दोबारा से कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास चला जाएगा, जो है एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास पड़ा जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, द बोर्ड शैल कम्युनिकेट डिसीजन टू द एग्रीव्ड पर्सन एंड कौन से वाला कमिश्नर और अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगा। डिसीजन बाय द एपलेट अथॉरिटी ऑन द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, ये जो डिसॉल्व हो गई है कमेटी, काम ख़त्म हो गया है, ये उन सब को भेजेगा। जब पता चलेगा कमेटी डिसॉल्व हो गई तो वो जो एपलेट अथॉरिटी थी वो जनाब जो है अपील अब दोबारा से डिसाइड करेगी, कितने दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर। यानी मैं एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू से निकला था, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आया था, वो डिसाइड नहीं कर सके, अब दोबारा मेरा बोर्ड जो है कि उनको बता देगा एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू भाईजान उसका फैसला नहीं हो सका, अब एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनल जो है इन पैनल, ये जो लोग आएंगे ये खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, आने जाने का किराया होगा। बोर्ड विल प्रेस्क्राइब द मैनर अदर देन द चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के अलावा जिसका भी रेम्यूनरेशन होगा, किराया खर्चा फीस, वो कौन देगा, बोर्ड बताएगा कि टैक्स पेयर ने देनी है या बोर्ड ने। रूल्स, बोर्ड विल मेक रूल्स फॉर दिस सेक्शन। आगे चलते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये किस पे होगा, टैक्स पेयर पे होगा भाई, उसने प्रूव करना है टैक्स, वो कमिश्नर गलत कह रहा है, ठीक है।
और उसका फैसला गलत है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती थी, ठीक है। वेयर द असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशू टू गिव अफेक्ट ऑर्डर, कमिश्नर अपील ने फैसला किया और उसके मुताबिक अपील अफेक्ट ऑर्डर देना है एपलेट ट्राइब्यूनल का, हाई कोर्ट का, जो भी फैसला आया उसके खिलाफ। द कमिश्नर शैल इशू अपील अफेक्ट ऑर्डर विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील ऑर्डर। मुझे मिला 13 मार्च को, मैं कमिश्नर हूँ, ये ईयर कब खत्म होगा? 30 जून को। इससे आगे 2 साल के अंदर अंदर, ये काफ़ी पहले डिस्कस हो चुका है। टाइम लिमिट फॉर अपील अफेक्ट ऑर्डर, टाइम लिमिट फॉर अपील अफेक्ट ऑर्डर वेयर द डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय द एपलेट अथॉरिटी, कमिश्नर अपील, एपलेट अथॉरिटी, कौन से वाला? एपलेट ट्राइब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, ये सारी एपलेट अथॉरिटी हैं। द कमिश्नर शैल इशू अपील अफेक्ट ऑर्डर 2 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर इफ सर, अगर उन्होंने कहा उसको जो है अपील इफेक्ट ऑर्डर तो 2 साल के अंदर अंदर, लेकिन जो अगर उसे कहा रिफंड दो तो 2 महीने के अंदर अंदर उसको क्या देना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑर्डर कमिश्नर इन केस ऑफ असेसमेंट इज सेट असाइड, अगर उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया तो ऊपर वाली टाइम लिमिट कौन से वाली थी? दोबारा पढ़ते हैं। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी, व्हेन इज ऑर्डर में गिव अफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, जो अपील इफेक्ट ऑर्डर आना है वो 2 साल के अंदर, लेकिन जो रिलीफ देना है वो 2 महीने के अंदर। और जब अगर कमिश्नर का ऑर्डर बिल्कुल ही साइड पे कर दिया है, वेयर द where an assessment order has been set aside by the appellate tribunal, high court, supreme court, commissioner appeal is directed to pass new assessment order, नया assessment order आओ, new assessment order will be 1 year from the end of the financial year, ठीक है। जो है अपील इफेक्ट ऑर्डर 2 साल के अंदर, नया ऑर्डर जब उसको आप बिल्कुल नई इंक्वायरी करो तो 1 साल के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। द टाइम लिमिट विल नॉट अप्लाई इफ टैक्स वेसाइल अपील, अगर जो कमिश्नर अपील ने कहा मैं तुम्हारे सारी कोई बात नहीं मानता, नया ऑर्डर इशू करो, तो साल के अंदर सेट असाइड कर दे। अगर उसे कहे कि जनाब इस थोड़ा सा चेंज करो इसको, तो 2 साल के अंदर। अगर उसे कहे रिलीफ दो, 2 महीने के अंदर। लेकिन अगर वो बंदा कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ किधर चला गया? एपलेट ट्राइब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, तो फिर तो ये टाइम अप्लाई नहीं होगा। वेयर असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड मॉडिफाइड प्रोसीडिंग मे कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू री इशू ऑर्डर और रीफर्निश्ड ऑर्डर, समझ आ गई होगी, दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द ड्यू टू, यानी आपने पहले कोई, उसने आपको नोटिस इशू किया, आपने वो दी हुई है उनको, जो है, चलें आप दोबारा पढ़ा देता। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज़ बीन सेट असाइड, खत्म, प्रोसीडिंग मे कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज, इट विल नॉट नेसेसरी टू री इशू द नोटिस, नोटिस तो ऑलरेडी आ गया है बस। और जो है टू रीफर्निश्ड एनी रिटर्न ऑलरेडी फर्निश्ड, अगर पहले, तो ये यानी सारा काम पहले, जो पहले काम हुए पड़े हैं वो तो ना करें ना, दोबारा नोटिस तो देने की ज़रूरत नहीं है, जाके बस उसको दोबारा से शुरू कर दें। इफ़ ड्यू टू अपील एपलेट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड, यानी वो कहता था मेरी सैलरी इनकम नहीं, मेरी बिजनेस है, वो याद नहीं है, वो जो एग्रीकल्चर इनकम, और फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम फॉर जो है 1 ईयर टू एन अदर ईयर, जो है और फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 1 पर्सन टू एन अदर टैक्स पेयर, उसकी इनकम बन गई, उसकी इनकम। असेसमेंट ऑर्डर शैल इशू is assumed to have been issued as a result of the appellate अथॉरिटी ने कहा दूसरे की इनकम बनी तो वो बस बन गई। अब ये आप एक एक 2 दफ़ा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर अपील इफेक्ट ऑर्डर इज टू बी इशू, जनरल टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द असेसमेंट ऑर्डर नॉट अप्लाई, इसको छोड़ दें, इसके लिए मुझे एक और समझाना पड़ेगा। अच्छा, इन केस इसको भी छोड़ दें। लें जी, अगर हम दोबारा से रहते हैं तो हम दें कमिश्नर अपील, एपलेट ट्राइब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, हाई कोर्ट, इन और कौन से वाला जो अल्टरनेट डिस्प्यूट, इनको करना है तैयार। इनमें से खास तौर पर तैयार करनी है फीस, इनके करनी है टाइम लिमिट, स्टे के डेज, उनकी लिमिट, कब स्टे ख़त्म हो जाएगा, डिसीजन कितने दिनों में आना है, बेंच में कौन कौन होगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में कौन कौन होगा, एपलेट ट्राइब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू में कौन कौन बंदे आ सकते हैं, ये और प्रेस्क्राइब फॉर्म वगैरह, इन चीज़ों को करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें उनको एक एक दफ़ा पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। अगर आप छोड़ दें तो एंड पे चलें इस चैप्टर के, तो ये
कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनसे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है कि स्टे ऑफ रिकवरी 30 डेज़ प्लस 30 डेज़, या 90 डेज़, या 6 मंथ वगैरह, वगैरह। तो इस सूरत में आप इस तरह से ये कंपैरिज़न भी बना सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। ये जी अपील कंप्लीट हुआ हर लिहाज से। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।